नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शिव प्रताप शुक्ल जी, जो कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और अभी यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। शिव प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद। शिव प्रताप जी, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े बदलाव किए गए, जिन्हें अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी बताया जा रहा था। और ये बदलाव लाने के बाद टारगेट रखा गया कि 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी का टारगेट वे फिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब इस बीच कोरोना आ चुका है, तो इस पूरी तैयारी और टारगेट में कोरोना महामारी का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अनु जी, कोरोना महामारी का प्रभाव तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और भारत उससे अछूता तो नहीं रहेगा। स्वाभाविक है कि हम जीएसटी से धीरे धीरे 1 लाख करोड़ रुपए तक के टारगेट को अचीव कर लिए थे, पूरा कर लिए थे, जो कलेक्शन हमारा था। तो काफी उसमें आया था। पहले ये कहा था 1 लाख कैसे होगा, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया था। इस बीच जब ये कोरोना आया तो उसने बहुत कुछ चीजें जो है छीनने का काम किया। औद्योगिक तौर पर अगर हम देखें तो उसमें भी शिथिलता आ गई। कहीं मजदूर नहीं रहे तो कहीं उत्पादन नहीं हुआ, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। कलेक्शन भी उससे प्रभावित हुआ जीएसटी का, क्योंकि जब पूरी तौर पर लॉकडाउन था तो कलेक्शन पर भी ढील दिया गया कि भाई किसी स्थिति में ये जीवन बचाना सबसे जरूरी है, उसके बाद और सब हम देखेंगे। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद आप अगर देखो तो भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अन्य देशों के केवल इस आधार पर बची रहती है कि हमारे और आपके परिवारों में जो बचत की एक परंपरा है ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ध्यान होगा कि आपके परिवार में भी जब नोटबंदी हुआ रहा तो 4 दिन 5 दिन के बाद जब ये हुआ कि साहब बैंकों से भी पैसा नहीं निकल पाएगा, तो आपके परिवार में भी जो बचत था महिलाएं रखी रहीं, वह उस परिस्थिति में एक बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई अपने परिवार के पुरुषों के लिए, और उन्होंने दिया, उससे काम चलता रहा नगद के आधार पर। तो आज भी हम अगर ये देखें तो 5 ट्रिलियन डॉलर तो अचीव करने की बात 1 साल में नहीं थी, वो 22 तक की थी। 2022-2024 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर का कर पाएंगे। इस बीच जब ये आ गया तो अर्थव्यवस्था विश्व की गड़बड़ हुई, भारत की भी गड़बड़ हुई। फिर भी मुझे लगता है कि आज भी हम 2 ट्रिलियन डॉलर की स्थिति में चल रहे हैं। आगे ठीक होगा और अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी, ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस पर जो आगे राहत पैकेज भी है, मैं उस पर भी डिटेल में बात करूंगी शिव प्रताप जी आपसे। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी में आर्थिक चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ चाइना को भी आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाना चाहता है भारत। तो ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि व्यापार सप्लाई चाइना का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हमारा वीक पॉइंट है। तो कैसे हम चाइना को चैलेंज कर सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, चैलेंज तो धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में नहीं संभव है। हमारा भी निर्यात भी रहा है और आयात भी रहा है, दोनों ये स्थितियां रही है। आयात अधिक रहा है, निर्यात कुछ कम रहा है क्या कि हम लोग चाइना के सस्ते सामानों को प्रीफर करने लगे। हालांकि वो टिकाऊ नहीं होता था। आपको ध्यान होगा कि आमतौर पर दीपावली के समय में लोग चाइना की बनी हुई झालरें अपने घर पर लगा लेते थे। भारत में बनी हुई वही झालरें दूसरे साल भी लग जाती थी, लेकिन चाइना की बनी हुई झालरें दूसरे साल नहीं लग पाती थी, टिकाऊ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी उस इकाई को, जो ये माना जाए कि गांव में बन जाती है, घरों में बन जाती है, उसको भी विकसित किया था। और इसी नाते प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई पर जोर दिया। एमएसएमई पर जोर जो इस नाते दिया कि उसके आधार पर हम ही स्वदेशी को ठीक कर पाएंगे।
अपना पाएंगे, नहीं तो किसी भी स्थिति में हम नहीं कर पाएंगे। और एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया आप लोगों ने, जिसको देखा होगा, सुना होगा, और उस पर दृढ़ता उन्होंने वो किया, लोकल को वोकल बनाओ। हर जगह अनुजी लोकल सामान ये हुआ, सरकारें उस पर उतना नहीं ध्यान दे पाई, दूसरे जगहों पर ध्यान दिया और वो वही लोकल जो इंटरनेशनल हो गया। हम अपने माल को इंटरनेशनल क्यों न बनावे? तो जब हम वोकल बना लेंगे, तो हम अपने माल को जब इंटरनेशनल बना लेंगे, तो हम अन्य देशों की बाजारों को कैप्चर करेंगे। लेकिन उसके लिए एमएसएमई को पूरी तौर पर मजबूत बनाने की जरूरत है। और आपको ध्यान होगा कि इस क्रम में जो पैकेज दिए गए वो एमएसएमई को ही 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया, इसी के को वो करते हुए कि ताकि ये आगे बढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, लेकिन हम लोगों को मन बनाना चाहिए। केवल सरकार ही नहीं, जनता को भी मन बनाना चाहिए कि नहीं, हम चीन के सामान को नहीं लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। हम भले ही थोड़े महंगे सामान खरीद लें, लेकिन चीन का बहिष्कार करेंगे। और समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक स्थिति में आपको बताऊं कि जापान पूरी तौर पर तबाह हो गया था। उसके बावजूद भी जब अमेरिका का चावल आया उसके बंदरगाह पर, तो पूरी तौर पर जापानियों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसका नहीं लेंगे, भले महंगा खरीद लेंगे, लेकिन इस प्रकार की सहायता नहीं लेंगे। और इस प्रकार की सहायता नहीं लेंगे, यह व्रत लेकर के जापान आज अपनी अर्थव्यवस्था को भी, टेक्नोलॉजी को भी कितना सुदृढ़ कर लिया है, स्वाभाविक रूप से आप भी जान रही होंगी। यही भारत को करने की जरूरत है। हमारे देश में भी मुमकिन है ये करना, क्योंकि ये तो सरकार के हाथ में है और अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा लेती? नहीं, सरकार तो उठा रही है ना, तभी तो धीरे धीरे आप ये देखिए 59 ऐप पर उसने प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया। चीनी कॉन्ट्रैक्ट कई जगहों पर थे, उसको जो है प्रतिबंध लगा दिया। कई जगह बिड हो चुके थे, उसको तोड़ दिया। तो सरकार तो अब कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, जो जनता हर जगह दे रही है। जिस समय घटना घटी, उसके बाद ही जनता चीनी सामानों की होली जलाने लगी। यही सबसे बड़ी बात है। अंदर भी अब ये भाव है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। हालांकि ये अभी से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन शिव प्रताप जी, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप कह रहे हैं, और ये आप अभी खुद कह रहे हैं कि कहां कहां चीन की जो जड़ें जम रही हैं, उसका निवेश हो रहा है, सस्ता सामान मिल रहा है। लेकिन ये तो अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद से चीनी कंपनियों का निवेश भारत में, भारतीय कंपनियों में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सब जगह बढ़ा है 2014 के बाद में। तो इससे कैसे आकर फिर इस सरकार से ये उम्मीद की जाए कि जो चाइना है उस पर बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी, जबकि 2014 के बाद तो निवेश बढ़ा है चाइना का? देखिए, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ है, तो उसमें कोई भी देश एक दूसरे देश में जाकर करके जो है इस प्रकार से बिड डाल सकता है, व्यापार में हाथ बटा सकता है, अपनी पूंजी लगा सकता है। लेकिन भारत ने इसके लिए ये किया कि अब कोई भी विदेशी कंपनी होगी, वो बिना अनुमति के अब यहाँ अपना निवेश नहीं कर सकेगी। यह रोक लग गया है। उन्होंने कहा कि अब बिना उसके अनुमति के रोक नहीं, ये नहीं, निवेश नहीं कर सकेंगे। तो ये तो शुरू हो गया है, लेकिन जो पहले से लग गया है, उसी को के संदर्भ में मैंने आपसे आग्रह किया कि वो धीरे धीरे खत्म होगा और खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, एक साथ नहीं संभव है, लेकिन आप प्रतिक्रियाएं अन्य को देखिएगा, भी ऐप पर ही देख लीजिए। हमारे युवा जितने थे, सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे, टिकटॉक से जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा नुकसान भले हो रहा है, लेकिन सरकार ने फैसला बहुत अच्छा लिया है। हम इस स्थिति में इसी फैसले की उम्मीद करते हैं जो सरकार ने लिया है, तो वो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिल करके करना पड़ेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था को हम पूरी तौर पर सुदृढ़ कर पाएंगे।
चलिए, अब मैं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ूंगी और विपक्ष के कुछ और सवाल आपके सामने रखूंगी, जहां राहुल गांधी कई बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी साथ ही उनकी सरकार ये क्लियर जवाब दे कि चीन में आखिर क्या स्थिति है भारत और चीन को लेकर सीमा पर, और क्या चाइना ने हमारी जमीन को हथियाया है। ये कोई भी क्लियर सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है विपक्ष का। तो कम से कम उनकी ये मांग है कि जनता और विपक्ष को विश्वास में तो लिया जाए। हो सकता है कि इन बातों को आप पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास में लिया जाए कम से कम। तो आखिर विश्वास में सरकार क्यों कांग्रेस को, राहुल गांधी को क्यों नहीं ले रही? अनुज जी, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष की बैठक बुलाई। सोनिया जी भी उसमें अपने विचार रखे, उन्होंने पांच प्रश्न भी किया था। राहुल गांधी प्रत्येक दिन सवाल पूछने के आदी हो चुके हैं। उनका जवाब शरद पवार जी ने दिया था। शरद पवार जी ने ये कहा था कि 1962 के युद्ध के समय 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई थी। राहुल गांधी जी को इसको भी ध्यान रखना चाहिए, तब किसी प्रकार का वो करना चाहिए। आज देश के साथ रहने की जरूरत है, प्रत्येक दिन सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आप कोई दिन उठा लीजिए जिस दिन राहुल गांधी जी का सवाल न रहता हो। इसके पहले तो राहुल गांधी जी का कभी सवाल नहीं रहता था। कांग्रेस अध्यक्ष रहा करते थे तब कोई बात नहीं रहा करती थी। आज की स्थिति में ऐसी हो गई है कि 3 लोग सवाल पूछने वाले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से पूछने का दायित्व दे दिया गया है प्रियंका जी को, उत्तर प्रदेश सरकार से, और उत्तर प्रदेश से सोनिया जी और राहुल जी केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। 3 के अतिरिक्त कोई और इस पार्टी में और है नहीं, और इसी 3 के आधार पर ये पूरी की पूरी पार्टी चल रही है। विपक्ष भी जो है वह इनको मान्यता नहीं दे रहा है, तो अन्य विपक्ष के लोग उसमें सम्मिलित हुए, अपने विचार व्यक्त किए। सोनिया जी ने जो प्रश्न खड़ा किया उस प्रश्न का जवाब भी मिला, उसके बावजूद भी तुरंत दूसरे दिन से राहुल गांधी जी का फिर शुरू हो गया सवाल पूछना। तो उनके किन किन प्रश्नों का जवाब कोई देगा? जी, ठीक। शिव प्रताप जी, मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि वित्त से ही जुड़ी हुई महंगाई है देश का एक बड़ा मुद्दा, और उसमें सबसे ऊपर आता है पेट्रोल और डीजल। और आपने खुद भी देखा होगा, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी पिछले कई बयान हैं जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीएम कहते थे कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों 80 से पार हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए 80 के पार पहले भी हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें फिर कमी आई। फिर परिस्थितियों की स्थिति ऐसी आई कि डे टू डे उसके रेट के आधार पर उसके दाम घटाने और बढ़ाने का काम चलता है। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपना बयान दिया, और उस बयान में भी उन्होंने ये कहा कि भाई हम हर चीज को वो करते हैं, सरकारी नहीं तय करती है बल्कि पेट्रोल की कंपनियां तय करती हैं। तो इसका दोष केवल सरकार पर नहीं लगाना चाहिए। पेट्रोल की कंपनियां दाम तय करने में जो है स्वच्छंद है, लेकिन कोई स्थिति होती है तो सरकार उस पर फिर रोक लगाने की बात करती है। और जहां तक बात यह है, तो अब इधर से कई दिनों से तो फिर बढ़ भी नहीं रहा है, अब तो स्थिर की स्थिति है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं शिव प्रताप जी, ऐसी महंगाई के समय में एक और मार जनता पर मारना, ये कितना सही है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बढ़े, भाई हम भी देख रहे हैं, लेकिन अब नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तो इधर स्थिर भाव है, अब उधर जो जो बढ़ा है तो हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति है कि उसी में कमी आ जाए, जैसे कई बार हुआ है, बढ़ा हुआ रेट कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, 10 रुपए तक कम हुआ है। तो आगे की कोई ऐसी परिस्थिति आई तो वो भी हो जाएगी। आखिर में बस आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त चुनौतियां बहुत सारी है, जिन पे से कुछ पर हमने बात भी अभी की है, तो इन चुनौतियों के बीच सरकार की प्राथमिकता क्या है फिलहाल? सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत को हम बना लेंगे तभी हम चीन जैसे राष्ट्र से भी चुनौती उसकी स्वीकार कर पाएंगे और सीधे सीधे खड़े हो पाएंगे उसके सामने।
आज हम सेना के रूप में खड़े हैं, सीमा पर हम पूरी तौर पर सक्षम हैं, लेकिन चीनी शासकों की स्थिति रही है कि धोखा देने की, तो वो धोखा देते रहे हैं। हम उन धोखेबाजों को हर स्तर पर जवाब देने का काम करेंगे, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पर सुदृढ़ करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेंगे और वहीं इसको जो है स्वदेशी को पूरी तौर पर स्वीकार कर करके बनाएंगे। और इस कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ इस बात को कहा कि भाई लॉकडाउन भले खत्म हुआ है, लेकिन अनलॉक हो गया है। अनलॉक का मतलब यह नहीं कि हम निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं, बल्कि दूरी बना करके चलें, मास्क लगा करके चलें। ये आवश्यक है, घर में नहीं लेकिन घर के बाहर निश्चित रूप से इसका पालन करें। बचाव ही सुरक्षा है। तो इस प्रकार से सरकार अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान रही, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ सन्नद्ध है और स्वदेशी को पूरी तौर पर अपनाया जाए। कोविड को तो हम हर स्थिति में हराएंगे, क्योंकि आज भी भारत में मृत्यु दर पूरे विश्व से सर्वाधिक कम है। हमारी इम्यूनिटी इस स्थिति में है कि हम उस आधार पर वो कर रहे हैं और सरकार हर किसी के इलाज के लिए सन्नद्ध है। शिव प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व वित्त राज्य मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि सबसे पहले इस महामारी से देश को सुरक्षित बाहर निकालना, जाने बचाना, और उसके साथ साथ आर्थिक मोर्चा जो पहले मजबूत करने की कोशिश की गई थी, उसकी रफ्तार धीमी बेशक हुई है लेकिन रुकी नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।